देखो आज हम कंप्यूटर भाषाओं के बारे में जानेंगे जो हमने कल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पढ़े थे। अब कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दो कंपोनेंट है, दोनों कंपोनेंट मिलके ही कंप्यूटर बनता है, कंप्यूटर वर्क करता है। लेकिन कंप्यूटर भाषाएं भी कंप्यूटर को चलाने का एक अनिवार्य उनका पार्ट ही है। देखो हम भाषा लैंग्वेज हम लैंग्वेज की बात करते हैं, हमको लैंग्वेज की जरूरत क्यों है? लैंग्वेज या भाषा क्या है? ये भाषा हमारे विचारों को आदान प्रदान करने का एक माध्यम है। हम जो कह रहे हैं वो बात किसी दूसरे व्यक्ति को समझ आए, इसके लिए क्या है, एक भाषा को डेवलप किया गया। एक भाषा होनी चाहिए, कॉमन भाषा होनी चाहिए, उसमें बोले गए शब्दों को हम भी जानते हो और सामने वाला भी जानता हो, तभी वो हमारी बात को समझेगा और उस पर रिस्पॉन्स देगा। तो भाषा क्या है? भाषा अपने विचारों का आदान प्रदान करने का एक माध्यम है। हम किसी को काम बोलते हैं कि यार पानी लेके आ, वो व्यक्ति पानी लेके आता है क्योंकि उसको पता है कि भाषा का मतलब क्या है। भाषा में पानी का मतलब है कि वो पीने वाला पानी लेके आना है, तो वो पानी लेके आएगा। तो लोगों के बीच संवाद हो सके, इसके लिए क्या है, भाषा का होना जरूरी है। और भाषा ऐसी हो कि जो सामने वाले को भी समझ आए और आप भी उसका मतलब सही सही मतलब समझते हो। यदि मतलब सही नहीं समझोगे तो भी आप उसकी कही गई बातों को नहीं मान सकते। तो इसी टाइप से क्या है कि जब हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, हमको कंप्यूटर से काम कराना है, तो काम कराने के लिए स्वाभाविक सी बात क्या है, हम उसको कुछ निर्देश देंगे। और चूंकि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक मशीन है, आदमी तो है नहीं, कंप्यूटर एक मशीन है। इस मशीन से हमको काम कराना है। इस मशीन से हम काम कराने के लिए उसको कुछ निर्देश देते हैं। इन्हीं निर्देशों को हम सॉफ्टवेयर कह रहे हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर को काम कराने के लिए हम कुछ निर्देश दे रहे हैं। और कंप्यूटर एक मशीन है, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमको कंप्यूटर से काम कराना, हमको मशीन से काम कराना है, तो उसको जो हम निर्देश दे रहे हैं वो निर्देश ऐसे हो जो ये मशीन समझ सके। जैसे हम कैलकुलेटर में डालते हैं ना 2+2 और प्लस का साइन दबाते हैं, इज इक्वल टू का साइन दबाते हैं और 4 आ जाता है। तो कंप्यूटर कैलकुलेटर भी एक मशीन है। तो हमने जब 2 दबाया है तो उसको वो 2 समझे। इसके लिए अब हमको क्या है, एक ऐसी भाषा की जरूरत होती है कि जो मशीन समझ सके। देखो जो निर्देश दे रहा है वो क्या है, यूजर, हम प्रयोगकर्ता, यूजर। यूजर ने उसको कुछ निर्देश दिए, मशीन ने उस निर्देश को लिया, कंप्यूटर ने उस निर्देश को लिया और उस निर्देश के आधार पर रिस्पॉन्स किया। तो जरूरी यह है कि यूजर जो बोल रहा है वही मशीन समझे। यूजर ने कहा 2+2 तो मशीन समझेगी और मशीन उसका उत्तर 4 देगी। इसके लिए जरूरी है कि जो यूजर 2 कह रहा है वही मशीन 2 समझ रही है, जो प्लस कह रहा है वही प्लस है, और ये तब दोनों के बीच की लैंग्वेज कॉमन हो। लेकिन यूजर तो आदमी है और मशीन है, और मशीन के संदर्भ में अभी हमने बताया कि मशीन केवल क्या है, बाइनरी लैंग्वेज समझती है, जिसको हम मशीन भाषा कहते हैं। 0 और 1 के फॉर्म में कोई भी निर्देश दो उसको 0 और 1 के फॉर्म में ही वो लेता है। अब हमको 2+2 बोलना है तो इसको भी क्या है, 0 और 1 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि यूजर अलग भाषा में निर्देश देता है, कंप्यूटर की भाषा कुछ अलग होती है। तो हमको बीच में क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। कल ही हमने पढ़ा था लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर, कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, ये सब लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है। इन सॉफ्टवेयर की सहायता से ही यूजर जो निर्देश देता है अपनी भाषा में, उसको ये ट्रांसलेट करके कंप्यूटर की समझ में आने वाली मशीन भाषा में कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखो, यदि तुम कंप्यूटर को ऐसे निर्देश दे सको जो मशीन भाषा में हो तो इनकी जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट कंप्यूटर तुम्हारे निर्देश समझेगा। लेकिन मशीन भाषा में निर्देश देना बहुत कठिन है, क्योंकि वो 0 और 1 कैसे निर्देश तैयार करोगे, क्या बोलो, कितने सिंबल तैयार करोगे, तो ये दिक्कत जाती है। तो देखो अब हमको इसमें यही समझना है, यूजर ने कंप्यूटर की समझ के लिए बहुत सारी भाषाओं को डेवलप किया है जो कंप्यूटर को निर्देश दे सकें। उन्हीं भाषाओं को हमको एक एक करके देखना है, ठीक है ना।
तो मतलब समझ गए ना, कंप्यूटर भाषा का मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि यूजर जो निर्देश दे रहा है उस निर्देश को समझ सके, इसके लिए कुछ भाषाएं डेवलप की गई हैं जिनको हम क्या बोल रहे हैं, कंप्यूटर भाषाएं कह रहे हैं। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए या कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए जिस भाषा का उपयोग किया जाता है उसे ही कंप्यूटर भाषा कह रहे हैं। अब ये कंप्यूटर भाषा क्या है, 3 प्रकार की होती है। वैसे तो 2 टाइप की भी हैं, अलग अलग किताबों में है, लेकिन 3 टाइप आप समझ सकते हो। एक होती है निम्न स्तरीय भाषा, लो लेवल लैंग्वेज, निम्न स्तरीय। फिर आती है मध्य स्तरीय, और फिर आती है उच्च स्तरीय भाषाएं। उच्च स्तरीय, लो लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, मध्य स्तरीय मतलब मीडियम लेवल लैंग्वेज, और उच्च स्तरीय मतलब हाई लेवल लैंग्वेज। 3 स्तरीय लैंग्वेज को हमको पढ़ना है। 3 स्तर बताए गए हैं कंप्यूटर भाषा के। अब देखो कई किताबों क्या है, मध्य स्तरीय को भी निम्न स्तरीय में शामिल कर देती है। तो ऐसा नहीं है कि आपसे पूछे कंप्यूटर भाषाएं कितने प्रकार की होती है, ये नहीं पूछेगा। कंप्यूटर भाषाएं 2 टाइप की होती है, लो लेवल और हाई लेवल। अब लो लेवल में ही क्या है, उन्होंने बता दिया कि यार एक मीडियम लेवल भी होता है। अब हमको बस ये समझना है कि कौन सी भाषा लो लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज होती क्या है, और हाई लेवल लैंग्वेज होती क्या है, दोनों में अंतर और दोनों के उदाहरण, यही हमको पेपर में क्वेश्चन पूछेगा। तो देखो जो निम्न स्तरीय भाषा है उसकी परिभाषा है कि ऐसी भाषा जिसे कंप्यूटर सीधे समझ सकता है। ऐसी भाषा जिसे कंप्यूटर सीधे समझ सकता है, सीधे समझ सकता है। ऐसी भाषा जिसे कंप्यूटर सीधे समझ सकता है। और सीधे समझ सकता है मतलब कंप्यूटर सीधे समझ सकता है मतलब क्या है, किसी हमको इसमें ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं हो रही है। कंप्यूटर इस भाषा को सीधे समझ रहा है। ऐसी भाषा को हम मशीन भाषा कहते हैं या फिर निम्न स्तरीय लैंग्वेज कहते हैं। मतलब यही भाषा निम्न स्तरीय है और यही भाषा क्या है, मशीन लैंग्वेज है। मशीन या निम्न स्तरीय। आप समझ रहे हो, तो कंप्यूटर सीधे समझ रहा है मतलब कंप्यूटर केवल 0 और 1 के फॉर्म में लेता है बाइनरी सिस्टम में, तो कंप्यूटर को निर्देश भी ऐसे ही दिए जा रहे हैं। तो ऐसी भाषा जिसमें कंप्यूटर को निर्देश इस रूप में दिए जाए जिसे कंप्यूटर सीधे समझ सके, ऐसी भाषा को हम क्या है, लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। इसमें निर्देश क्या कहते हैं, केवल 0 और 1 में दिए जाते हैं और इसी को मशीन लैंग्वेज कहते हैं। मतलब क्या है, आप निम्न स्तरीय भाषा में ही एक, आप इसका निम्न स्तरीय भाषा का ही एक प्रकार मान सकते हो जिसको कहते हैं मशीन भाषा। मशीन भाषा। मशीन भाषा के बारे में पूछे तो क्या है, मशीन भाषा एक निम्न स्तरीय भाषा है जिसमें 0 और 1 के फॉर्म में कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं। जिसमें 0 और 1 के फॉर्म में कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं जिसे कंप्यूटर क्या है, सीधे समझ सकता है। परंतु इसमें प्रोग्राम तैयार करना थोड़ा सा कठिन होता है। तैयार करना कठिन होता है। इसमें गलती की संभावना अधिक होती है। लेकिन इससे कंप्यूटर क्या है, बहुत स्पीड से वर्क करता है। कंप्यूटर बहुत स्पीड से वर्क करता है। ऐसी भाषा को मशीन लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है ना। और ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटरों में यही भाषा उपयोग में लाई गई थी। जो फर्स्ट जनरेशन, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीन भाषा को ही उपयोग में लाया गया था। ठीक है ना। तो मशीन भाषा क्या है, जिसमें बाइनरी अंकों में 0 और 1 बाइनरी अंकों में, बाइनरी नंबर सिस्टम में कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है।
ऐसी भाषा को हम मशीन भाषा कहते हैं। इसे कंप्यूटर सीधे समझ सकता है। इसको प्रयोग करने के लिए मतलब इसकी प्रोग्रामिंग करना थोड़ा कठिन होता है, परंतु ये बहुत तेजी से प्रोसेस होती है। इसके लिए किसी भी हमको लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब देखो आपसे पूछ ही लेगा कि किस भाषा में लैंग्वेज ट्रांसलेटर की सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती है, तो लो लेवल लैंग्वेज में तो आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। तो ये आपकी निम्न स्तरीय भाषा है, लो लेवल लैंग्वेज, और उसी में है मशीन लैंग्वेज। बाइनरी नंबर सिस्टम में निर्देश दिए जाते हैं, कंप्यूटर सीधे। अब देखो स्पीड क्यों बढ़ जाती है। अभी सामान्यतः जब हम हाई लेवल लैंग्वेज में जाएंगे तो होगा क्या कि जो यूजर है उसने निर्देश दिया कंप्यूटर को अपनी भाषा में, बीच में लैंग्वेज ट्रांसलेटर आएगा, वो उसको ट्रांसलेट करेगा और फिर क्या है कंप्यूटर को देगा। हो गया ना टाइम, ये जाएगा इसके पास, फिर ये ट्रांसलेट करेगा, फिर कंप्यूटर को देगा। मशीन लैंग्वेज में क्या है, ये रोल ही नहीं है। उसको निर्देश ही हम ऐसे दे रहे हैं कि सीधे समझ जाए, तो सीधे सीपीयू समझ रहा, तत्काल क्या कहते हैं रिस्पॉन्स कर रहा है, तो कंप्यूटर तेजी से कार्य करेगा। लेकिन समस्या क्या है मशीन लैंग्वेज में, कि इसमें प्रोग्रामिंग करना थोड़ा सा कठिन है। 0 और 1 बहुत कठिन है, गलती होने की संभावना इसमें ज्यादा होती है। ऐसी भाषा को हम क्या है, मशीन भाषा कहते हैं। फिर दूसरा स्तरीय आती है मध्य स्तरीय भाषा। मध्य स्तरीय भाषा का डेवलपमेंट किया इसलिए किया गया था कि जो लो लेवल लैंग्वेज है उसमें प्रोग्रामिंग करने में बहुत समस्या जा रही थी, बहुत त्रुटि होती थी प्रोग्राम लिखने में। तो अब उनने कहा कि हम उस भाषा को थोड़ा सा डेवलप करते हैं, और अब उनने तैयार की मध्य स्तरीय भाषा। और मध्य स्तरीय भाषा का उदाहरण है असेंबली भाषा। असेंबली भाषा, असेंबली भाषा, ठीक है ना। असेंबली भाषा क्या है, असेंबली भाषा जिसको हम इसको कह सकते हैं कि जो निम्न स्तरीय भाषा है, या आप इसे कह सकते हो मशीन भाषा। मशीन भाषा में प्रोग्राम लिखने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए, आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए, आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए असेंबली भाषा का विकास किया गया है, या असेंबली भाषा का निर्माण किया गया है। ठीक है ना। अब देखो असेंबली भाषा में क्या है, जो निर्देश है वो 0 और 1 के फॉर्म में नहीं दिए जाते हैं। मशीन भाषा में केवल 0 और 1 बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या है 0 और 1 का उपयोग ना करके इसको हम कहते हैं कि इसमें न्यूमेरिक कोड का इस्तेमाल किया जाता है। 0 और 1 के स्थान पर ऐसा लिख लेना, अक्षरों का स्थान, अक्षरों का प्रयोग करते हैं। अक्षरों का प्रयोग करते हैं और प्रत्येक अक्षर के लिए कोड बना लेते हैं, और इस कोड को क्या कहते हैं, निमोनिक कोड। निमोनिक निमोनिक कोड बना लेते हैं, और इसी कोड में फिर प्रोग्रामिंग की जाती है। अब देखो कोड कैसा, जैसे आपको लिखना है एडिंग मतलब जोड़ना, तो ADD, ये हो गया एडिंग मतलब जोड़ना। फिर आप लिखना चाह रहे हैं ट्रांसलेशन, तो केवल एक लिख दो TRAN, ये कोड बन गया है, ये ट्रांसलेशन हो गया। आपको सब्सट्रैक्शन करना है तो SUB, ये हो गया सब्सट्रैक्शन। तो जो भी छोटी छोटी चीजें हैं उनको क्या है शॉर्ट कर दिया है, और फिर उसमें प्रोग्रामिंग की जाती है। तो ऐसी भाषा को क्या कहते हैं, असेंबली भाषा को असेंबली भाषा कहते हैं। इस भाषा को ट्रांसलेट करने के लिए हमको लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, और जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है वो होता है असेंबलर। असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर होते हैं ना, तो असेंबलर का उपयोग किया जाता है इसमें लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए। मतलब असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम को ट्रांसलेटर की जरूरत होती है, और इसमें जिस ट्रांसलेटर की जरूरत होती है उसे क्या कहते हैं, असेंबलर। और चूंकि ये असेंबलर ट्रांसलेटर का उपयोग करता है, इसलिए इसको हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं।
ठीक है ना। असेंबलर पहले ही बताया, असेंबलर क्या कर रहा है, असेंबलर असेंबली भाषा में लिखी प्रोग्राम को मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है, क्योंकि कंप्यूटर तो केवल मशीन भाषा को ही समझता है। ठीक है, तो देखो ये आपकी मध्य स्तरीय भाषा हो गई। तो देखो लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज, अब आती है उच्च स्तरीय भाषा। लो लेवल लैंग्वेज तो समझ ही गए हो कि कंप्यूटर सीधे समझ सकता है, इसकी है मशीन भाषा, जिसमें आपको 0 और 1 बाइनरी कोड में निर्देश दिए जाते हैं, कंप्यूटर सीधे समझ सकता है, कोई लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं, कंप्यूटर तेज गति से काम करता है, लेकिन इसमें त्रुटि होने की संभावना ज्यादा होती है और इसको तैयार करना कठिन होता है। तो इसी कठिनाई को दूर करने के लिए फिर क्या है, मध्य स्तरीय भाषा असेंबली लैंग्वेज विकसित की गई है। असेंबली लैंग्वेज में क्या है, 0 1 के स्थान पर क्या है, अक्षरों का उपयोग किया जाता है, कुछ सिंबल बनाए जाते हैं, कुछ कोड बनाए जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं, निमोनिक कोड कहते हैं। और ये निमोनिक कोड का उदाहरण याद रखना, जैसे एडिशन करना है तो ऐड शब्द करें, ट्रांसलेशन सब्सट्रैक्शन, नवंबर लिखना है तो उन्होंने कहा एनओवी लिख दिया, ऐसा करके ऐसे हर चीज के कोड डेवलप कर लिए जाते हैं और उसी में फिर क्या है, प्रोग्रामिंग की जाती है, उसी भाषा में प्रोग्राम लिखे जाते हैं और फिर इसको कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है। कंप्यूटर को समझ तो आएगा नहीं, तो इसके लिए क्या जरूरी क्या है कि ये जो चीज लिखी है इसको ट्रांसलेट किया जाए 0 और 1 के फॉर्म में। तो फिर एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, जिसको कहते हैं असेंबलर। तो असेंबलर इसको ट्रांसलेट करेगा, इसलिए असेंबली भाषा के नाम से जानी जाती है। तो देखो ये हो गई आपकी मध्य स्तरीय लैंग्वेज। फिर आती है उच्च स्तरीय लैंग्वेज। उच्च स्तरीय लैंग्वेज, उच्च स्तरीय लैंग्वेज क्या है, उच्च स्तरीय लैंग्वेज ऐसी भाषा है जिसे कंप्यूटर सीधे नहीं समझ सकता, जिसे कंप्यूटर सीधे नहीं समझ सकता, जिसे कंप्यूटर सीधे नहीं समझ सकता। और इस भाषा में अंग्रेजी भाषा के आधार पर निर्देश दिए जाते हैं। अंग्रेजी भाषा में निर्देश दिए जाते हैं। इसमें क्या है, अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं और अंग्रेजी भाषाओं के ही शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिसे लिखना और पढ़ना आसान होता है। मतलब हम अपनी भाषा में सीधे सीधे इसको निर्देश दे रहे हैं कि मशीन पर, हमको मशीन लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं, हम अपनी भाषा में कंप्यूटर को निर्देश दे रहे हैं। अंग्रेजी में जो लिखते हैं ना, उसी भाषा में क्या है, प्रोग्राम तैयार किया जाता है। तो देखो ये भाषाएं क्या है, आसान हो जाती हैं, इसमें प्रोग्राम तैयार करने में कम समय लगता है, कम समय लगता है, सीखना भी आसान है, क्योंकि हमारी भाषा है, हम जो बोल रहे हैं, जो लिख रहे हैं, उसी भाषा में प्रोग्राम, जैसे हम निबंध लिख रहे हैं इसी टाइप का हमने प्रोग्राम लिखा है, तो लिखना आसान है। इस भाषाओं को सीखना आसान, इन भाषाओं को सीखना बहुत कठिन है, क्योंकि आपको कितने कोड याद रखने पड़ेंगे, असेंबली भाषा में कितने कोड याद रखने पड़ेंगे, तब आप प्रोग्रामिंग कर पाओगे, और मशीन भाषा में तो बहुत ही कठिन है। इधर तो अपनी भाषा में जोड़ना है तो एडिंग लिख दिया, बात खत्म हो गई, प्लस का चाइन बना दिया, बात खत्म हो गई। ये बहुत सरल भाषा है, इनको सीखना आसान है, इनमें कम समय लगता है, और ज्यादातर जो प्रोग्रामिंग तैयार की जाती है वो हाई लेवल लैंग्वेज में तैयार किया जाता है। हम जितनी भी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं सब कौन सी पढ़ेंगे, उच्च स्तरीय। आज जो भी चाहे तुम जिसमें प्रोग्रामिंग होगी, जितनी जिस भाषा में भी आज प्रोग्रामिंग हो रही है, सब हाई लेवल लैंग्वेज ही होती है। ठीक है ना, इसके उदाहरण चाहो तो लिख लो, कोबोल, पास्कल, बेसिक आदि, सभी क्या है, उच्च स्तरीय भाषा ही है। जो भी जिन भाषाओं में भी हम प्रोग्राम तैयार करते हैं सब उच्च स्तरीय भाषा ही होती हैं। मतलब आगे जो भी हम देखेंगे, सी, C++, जावा, ये सब, और ज्यादातर सब में क्या है, अंग्रेजी जैसी भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। आप अपनी भाषा में भी प्रोग्राम तैयार कर सकते हो, लेकिन फिर उसके लिए क्या है, थोड़ी सी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या है, जो कुछ है, अंग्रेजी भाषा में ही प्रोग्राम तैयार किया जाता है। तो ये उच्च स्तरीय भाषा होती है। ठीक है, तो देखो 3 टाइप की भाषा हो गई, लो लेवल, मिडिल लेवल, हाई लेवल। लो लेवल मशीन लैंग्वेज 0 1 के फॉर्म में, मिडिल में क्या है, असेंबलर का प्रयोग करते हैं, और उच्च स्तरीय भाषा में तो क्या है, प्रोग्राम अपनी भाषा में तैयार किया जाता है, और इधर भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता तो होगी ही होगी, क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज है। अब इस देखो हाई लेवल लैंग्वेज के भी 3 प्रकार बता दिए गए हैं, बस नाम सुनने के लिए याद रख लो।
एक को कहते हैं प्रोसीजरल भाषा, प्रोसीजरल भाषा एक प्रकार है। दूसरा प्रकार है इसका नॉन प्रोसीजरल। और तीसरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा। देखो, जो प्रोसीजरल हाई लेवल लैंग्वेज होती है, इसमें क्या होता है, इस भाषा में लिखे प्रोग्रामों को निर्देशों को एक क्रम में, निर्देशों को एक क्रम में तैयार किया जाता है। एक सीक्वेंस प्रोसीजर, एक के बाद एक के बाद एक निश्चित क्रम होता है, निश्चित क्रम में निर्देशों को तैयार किया जाता है और एग्जीक्यूट भी उसी क्रम में किया जाता है। ठीक है। और जो नॉन, चाहो तो प्रोसीजरल भाषा के उदाहरण भी लिख लेना यहां पे। एक होती है फोरट्रॉन, फोरट्रॉन, दूसरी है कोबोल, बेसिक, पास्कल, सी। ये सब क्या है, प्रोसीजरल भाषा है। और नॉन प्रोसीजरल भाषा क्या है, वही एक निश्चित क्रम में इसमें निर्देशों को देने की आवश्यकता नहीं होती है। और इसमें एक लाइन लिख लेना कि यह भाषा क्यूरी लैंग्वेज पे आधारित होती है। क्यूरी लैंग्वेज पर आधारित होती है, क्यूरी लैंग्वेज पर आधारित होती है। और इसका उदाहरण लिख लेना भाषा का SQL, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, SQL उसका उदाहरण है। और तीसरा क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो इसमें लिख लेना ना कि इसमें डेटा और फंक्शन को एक साथ यूज किया जाता है। डेटा प्लस फंक्शन, इन दोनों को हम एक साथ यूज करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहलाती है। इसका उदाहरण लिख लेना C++, जावा, पाइथन, रूबी, सब इसी के उदाहरण हैं। तो बस देखो, आपको तो नाम याद रखना है कि उच्च स्तरीय भाषा के 3 टाइप होते हैं, प्रोसीजरल, नॉन प्रोसीजरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा होती है उसमें डेटा और फंक्शन को एक साथ यूज किया जाता है, और डेटा और फंक्शन को एक साथ यूज करने को कहते हैं क्लास। ठीक है ना, याद रखना, डेटा और फंक्शन एक साथ यूज किया जाता है जिसको हम कहते हैं क्लास। तो देखो, ये कंप्यूटर भाषाओं के हमको इतने टाइप्स दिखाई देते हैं। बेसिकली तो दो ही हैं, एक तो लो लेवल है और एक हाई लेवल है, पर एक बीच में मध्य स्तरीय लैंग्वेज भी हमने देखी है। अब देखो, इसमें एक क्वेश्चन तो ये आ जाता है कि जनरेशन के आधार पे पूछ लेता है। जनरेशन के आधार पे भी देख लो कि प्रथम पीढ़ी की भाषा, प्रथम पीढ़ी की भाषा, प्रथम पीढ़ी की भाषा है मशीन भाषा, फर्स्ट जनरेशन। सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज, द्वितीय पीढ़ी की भाषा, इसको कहते हैं असेंबली भाषा और फोरट्रॉन, फोरट्रॉन। फिर है थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है सी और पास्कल। सी और पास्कल। फिर है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है ओरेकल और एसक्यूएल, ओरेकल और एसक्यूएल। फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज, पांचवी पीढ़ी की भाषा है विजुअल बेसिक और जावा। ठीक है, तो जनरेशन के हिसाब से भी याद रखना कि प्रथम पीढ़ी की कौन सी, द्वितीय पीढ़ी की कौन सी, तृतीय और चौथी और पांचवी, 5 पीढ़ी हो गई है भाषा की। अब हमको देखना है भाषा को थोड़ा सा, एक एक भाषा। और देखो, क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना इसी से है कि किस भाषा का चौथी पीढ़ी की है ओरेकल और एसक्यूएल, ओरेकल और एसक्यूएल।
और पांचवी पीढ़ी की है विजुअल बेसिक और जावा। विजुअल बेसिक और जावा। अब देखो भाषा, एक तो क्वेश्चन ये है कि जैसे सबसे ज्यादा प्रोग्राम जावा, जावा किसने बनाई है। फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका उपयोग किस में किया जाता है। जैसे वर्तमान में हम देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो किस भाषा का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए किस भाषा का विकास किया गया था। तो अब थोड़ा एक एक भाषा के बारे में हमको कुछ पॉइंट जानने हैं। जैसे मतलब क्या है कि आप तो एक टेबल बना लो, उस टेबल को याद कर लेना। भाषा किस वर्ष में वो सामने आई, मतलब उसका तैयार किस वर्ष में किया गया, उसका खोजकर्ता कौन है या निर्माणकर्ता, निर्माणकर्ता कौन है उसका, और उसका अनुप्रयोग किस क्षेत्र में होता है। ठीक है ना। और एक पॉइंट लिख लेना, यदि कोई विशेष बिंदु होगा उसमें तो विशेष। ठीक है, तो ये एक टेबल बना लो, इस टेबल को याद कर लेना। और सबसे ज्यादा संभावना है यदि भाषा से क्वेश्चन आएगा तो इसी टेबल से आएगा कि कौन सी भाषा है, कौन बनाया है, कब आई है, का काम में उसका उपयोग में लाया जाता है। ठीक है। सबसे पहली भाषा लिखना फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन, इसका पूरा नाम लिख लेना वहीं कोष्टक में, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फोर्ट्रॉन, FORTRAN, फोर्ट्रॉन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, ये 1957, 1957, और इसके खोज करता है जॉन बेकस। जॉन बेकस प्रोग्रामर का एक समूह था जो जॉन बेकस के नेतृत्व में विकसित किया गया था। ठीक है ना। और इसका अनुप्रयोग लिख लेना गणितीय कार्य और गणनाएं करने में। गणितीय कार्य और गणनाओं को करने में, कैलकुलेशन। ठीक है। फिर इसमें एक विशेषता और लिख लेना कि ये पहली लैंग्वेज है जो प्रोग्रामिंग के लिए विकसित की गई। प्रोग्रामिंग के लिए विकसित पहली भाषा है, पहली भाषा है। ठीक है ना। और यह पहली उच्च स्तरीय भाषा है, फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज। ये भी याद रखना कि फोर्ट्रॉन प्रोग्रामिंग के लिए विकसित की गई पहली भाषा है और यही पहली हाई लेवल लैंग्वेज है, फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है, पहली उच्च स्तरीय भाषा फोर्ट्रॉन ही मानी जाती है। 1957, जॉन बेकस, बहुत महत्वपूर्ण है। फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका पूरा नाम है। फिर दूसरी भाषा लिखना एल्गोल, ALGOL, एल्गोल। इसका पूरा नाम है अर्थमेट एल्गोरिदम, एल्गोरिदमिक लैंग्वेज। एल्गोरिदमिक लैंग्वेज 1958। और इसका जो खोज करता है, ये दरअसल किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है। इसको 1958 में बहुत सारे वैज्ञानिकों के समूह, अमेरिकन और यूरोपीय कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने इसको सामूहिक रूप से विकसित किया। इंटरनेशनल कंपनी, एक कंपनी थी, इंटरनेशनल कंपनी, इस कंपनी के नेतृत्व में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसको विकसित किया है। फिर है इसका अनुप्रयोग वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग कार्यों के लिए, वैज्ञानिक एवं
इंजीनियरिंग कार्यों के लिए, वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग कार्यों के लिए इसका विकास किया गया था। ठीक है ना। और ये पहली भाषा है जो गणितीय गणना करने में पूर्ण रूप से सक्षम थी। विशेषता में लिख लेना, गणितीय गणना करने में पूर्ण रूप से सक्षम थी। गणितीय गणना करने में पूर्ण रूप से सक्षम थी। ठीक है ना। इसका प्रयोग ही मुख्यतः जटिल बीज गणित गणनाओं के लिए किया जाता है। यदि पूछ लिया जाए कि जटिल बीज गणित की गणनाओं को करने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो एल्गोल है, एल्गोरिदमिक लैंग्वेज। फिर तीसरी भाषा लिखना, LISP, लिस्प, LISP फुल फॉर्म है लिस्ट प्रोसेसिंग, लिस्ट प्रोसेसिंग। इसका इस भाषा का विकास 1959, और वैज्ञानिक का नाम है जॉन मैकार्थी। देखो ये जॉन मैकार्थी आपको और कहीं भी पढ़ने को आएगा, जॉन मैकार्थी। ठीक है। और ये भाषा विकसित की गई थी AI के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रयोग में या कृत्रिम बुद्धिमत्ता में प्रयोग के लिए इस भाषा का विकास किया गया था जॉन मैकार्थी के द्वारा, लिप्स, लिस्ट प्रोसेसिंग। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना है कि AI के लिए किस भाषा का विकास किया गया था, तो AI के लिए लिप्स भाषा का विकास किया गया था। ये इसमें की विशेषता में लिख लेना, यह एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है ना। तो ये भाषा है। तो देखो आपको उनका प्रतिपादन करता किसने बनाया है, कब बनाया है, और बहुत महत्वपूर्ण है उनका अनुप्रयोग, क्योंकि देखो अनुप्रयोग ही पूछता है कि व्यावसायिक कार्यों के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, AI के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, गणितीय गणना के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अनुप्रयोग वाला चैप्टर ही है। ठीक है। तो देखो 3 लैंग्वेज हो गई, फोर्ट्रॉन। अगली भाषा देखते हैं, अगली भाषा है कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, COBOL, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये कोबोल का फुल फॉर्म है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसका विकास किया गया है 1959, 1959। और वैज्ञानिक का नाम लिखना, अमेरिका के कंप्यूटर वैज्ञानिक थे ग्रेस हुपर, ग्रेस हुपर, ग्रेस हुपर के द्वारा विकसित की गई है। ठीक है। और इसका उपयोग लिख लेना व्यावसायिक कार्यों में, व्यावसायिक कार्यों में।
ठीक है, नाम से ये स्पष्ट है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज मतलब व्यावसायिक कार्यों में सबसे ज्यादा व्यावसायिक कार्यों को करने के लिए ही इस भाषा को डेवलप किया गया था 1959 में ग्रेस हूपर के द्वारा। कोबोल। फिर अगली लैंग्वेज लिखना बेसिक। दूसरी है BASIC, बेसिक। बेसिक क्या है, इसका फुल फॉर्म लिखना बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये इसका फुल फॉर्म है। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड 1964 इसका विकास किया गया 1964 में। वैज्ञानिक का नाम लिखना थॉमस कोड्स। जॉन कैमिनी, दो वैज्ञानिक। थॉमस कोड्स, जॉन कैमिनी। ठीक है, इन दोनों के द्वारा ये भाषा विकसित की गई है 1964 में। इसका उपयोग लिखना, इसका उपयोग भी वैज्ञानिक और व्यावसायिक कार्यों में किया जाता है। वैज्ञानिक एवं व्यावसायिक कार्यों में। वैज्ञानिक एवं व्यावसायिक कार्यों में किया जाता है। ठीक है, फिर इसमें एक विशेषता इसकी एक पॉइंट में और लिख लेना कि पीसी में प्रयोग की जाने वाली ये प्रथम भाषा है। पर्सनल कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली प्रथम भाषा है ये एक ऐसी भाषा है जिसका प्रयोग सभी प्रकार के कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए होता है और ये अन्य प्रोसेसिंग भाषा की नींव का पत्थर भी कहा जाता है और विश्व में सबसे अधिक प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा ही है। देखो, पीसी में प्रयोग लाने वाली सबसे पहली भाषा, प्रत्येक प्रकार के कंप्यूटर प्रोग्राम में बेसिक भाषा का प्रयोग होता है। इस बेसिक भाषा को अन्य प्रोग्रामिंग भाषाओं के लिए नींव का पत्थर कहते हैं। नींव का पत्थर, माइलस्टोन, मतलब समझ रहे हैं ना। इसके आगे, इसी को देख के अन्य भाषाएं आगे बढ़ी हैं और विश्व में सबसे अधिक प्रयोग होने वाली प्रोग्रामिंग भाषा है। इतनी बातें इसके बारे में याद रखना। पीसी में प्रयोग होने वाली पहली भाषा, सभी प्रकार के कंप्यूटर प्रोग्रामर इसका उपयोग करते हैं। ये अन्य भाषाओं के विकास का नींव का पत्थर है और विश्व में सर्वाधिक प्रोग्रामिंग करने वाली या प्रोग्राम बनाने में उपयोगी वाली भाषा है। सबसे ज्यादा प्रोग्रामिंग बेसिक में होती है। ठीक है, तो इतनी बातें बेसिक भाषा के बारे में याद रखना। फिर अगली भाषा देखते हैं। बेसिक के बाद है पास्कल। PASCAL, पास्कल। इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है और 1970 खोज करता है निक्लोस विर्थ। निक्लोस विर्थ ने किया था। ठीक है, इसका अनुप्रयोग होता है शिक्षण कार्यों के लिए। शिक्षण
कार्यों के लिए, ठीक है ना। ये शिक्षा परक भाषा होती है, क्योंकि इसको शिक्षा परक भाषा भी कहते हैं। एजुकेशन ओरिएंटेड लैंग्वेज कहलाती है ये, क्योंकि इसका प्रयोग क्या है, परीक्षार्थियों को प्रोग्रामिंग समझाने के लिए किया जाता है। और देखो पास्कल नाम है ना, ये पास्कल का कोई फुल फॉर्म नहीं है, भले इसका खोज निकोलस विर्थ ने किया है, लेकिन इसका जो नाम है ब्लेज पास्कल के नाम पे रखा गया है। ब्लेज पास्कल, देखा था ना कंप्यूटर के विकास क्रम में पास्कल, तो उसी के नाम पर ब्लेज पास्कल के नाम पे इनका नाम रखा गया है। पास्कल भाषा के बारे में इतनी बातें अपने लिए काम की है। शिक्षण कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखो पहले बता रहा, प्रयोग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन व्यावसायिक कार्यों के लिए हो रही है, कौन शैक्षणिक कार्यों के लिए हो रही है, कौन वैज्ञानिक कार्यों के लिए हो रही है, कौन बिजनेस कार्यों के लिए प्रयोग में लाई जा रही है। पास्कल हो गया। फिर अगली भाषा लिखना प्रोलोग। PROLOG, इसका फुल फॉर्म है प्रोग्रामिंग लॉजिक। प्रोग्रामिंग लॉजिक 1972 में विकसित की गई है। और ये भी क्या है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कार्यों के लिए विकसित की गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसके कार्यों के लिए विकसित की गई है फ्रांस में। प्रोलोग। फिर प्रोलोग के बाद सी, हिंदी में सी, और केवल सी है इसका नाम। सी में लिखना, इसका जो विकास है 1972, और वैज्ञानिक का नाम लिखना डेनिस रिची। डेनिस रिची, दो लोगों का नाम लिखना, डेनिस रिची, और दूसरा है ब्रायन कर्निंघम। ब्रायन कर्निंघम, इन दोनों ने 1972 में इस भाषा का प्रयोग किया गया। फिर इसका जो विकास किया गया था, सॉफ्टवेयर निर्माण में उपयोगी है ये। सॉफ्टवेयर निर्माण में उपयोगी है ये। सी भाषा का प्रयोग सॉफ्टवेयर निर्माण में किया जाता है, और ये प्रोग्रामिंग के लिए सबसे आधुनिक भाषा है। प्रोग्रामिंग के लिए सबसे आधुनिक भाषा। प्रोग्रामिंग के लिए सबसे आधुनिक भाषा है, क्योंकि इस भाषा में क्या है, इस भाषा का प्रयोग जटिल से जटिल प्रोग्राम को सरल भाषा में लिखने के लिए किया जाता है। और जो आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, इसी भाषा के लिए तैयार किया गया था। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इसी भाषा के लिए तैयार किया गया था। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सी लैंग्वेज के लिए ही तैयार किया गया था। ठीक है। सी, सी के बाद है सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस, इसका विकास 1980 में जॉन स्ट्रेप, बर्जमैन स्ट्रासॉफ पूरा नाम है उनका, सन है 1980, और खोज करता है जारने। देखो नाम उनका बी से चालू है, BJARNE, स्ट्रोस्टप, इस
ये ये इसके खोज करता है, जार्ने स्ट्रोस्ट्रप। सी प्लस प्लस। फिर इसका अनुप्रयोग लिखना है। इसका जो अनुप्रयोग है यह एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कैसी है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और हाँ, बस यही सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बस इतना ही काम का है अपने लिए सी प्लस प्लस में। फिर सी प्लस प्लस के बाद एक भाषा और है, COML, कोमल। कोमल, इसका फुल फॉर्म लिखना, कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। इसका विकास का टाइम लिखना 1973। 1973। और इसका जो विकास किया गया था, बेनेडिक्ट लॉवस्टाड। बेनेडिक्ट लॉवस्टाड और ब्रोज क्रिस्टनस। और ये जो कोमल लैंग्वेज है, ये विकास की गई है, ये भी शिक्षण कार्य में उपयोगी है। शिक्षण कार्य में उपयोगी है, ठीक है ना। देखो, ये जो ज्यादातर लैंग्वेज है, इनमें भले आप सन कब खोज हुई है ये भी महत्वपूर्ण नहीं है ज्यादा। कुछ लैंग्वेज का टाइम पीरियड महत्वपूर्ण है, जो पहली है, कुछ का ही है जिसका खोजकर्ता महत्वपूर्ण है। लेकिन अनुप्रयोग सबका पता होना चाहिए आपको। ये मुश्किल है पेपर में पूछेगा। यदि पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है तो किस लैंग्वेज का अनुप्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, या उस लैंग्वेज से संबंधित कोई विशेष बात है तो वो हमको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये आपकी कोमल है, सी प्लस प्लस हो गया। फिर अगली जो सबसे महत्वपूर्ण लैंग्वेज है वो है जावा। JAVA, जावा। देखो, जावा 1995, इसका खोजकर्ता आपको याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है। 1995, जेम्स गोसलिंग। जेम्स गोसलिंग, ठीक है ना। और इसका जो अनुप्रयोग है इंटरनेट आधारित प्रोग्रामिंग क्षेत्र में, इंटरनेट आधारित प्रोग्रामिंग क्षेत्र में, इंटरनेट आधारित प्रोग्रामिंग क्षेत्र में, ठीक है ना। मतलब देखो, ये एक ऐसी उच्च स्तरीय भाषा है जिसका प्रयोग बहुत ज्यादा हो रहा है। इंटरनेट से संबंधित जो भी गतिविधि हो रही है, जो भी प्रोग्रामिंग की जाती है, चाहे आप एनिमेशन हो, वेब पेज बनाना हो, शैक्षणिक कार्यक्रम हो, खेल आदि, इन सब में इस जावा का उपयोग किया जाता है। ये मुख्यतः इंटरनेट पर आधारित जो भी प्रोग्रामिंग हो रही है, चाहो तो और इसी में आगे लिख लो कि एनिमेशन, एनिमेशन आधारित वेब पेज, वेब एनिमेशन आधारित वेब पेज,
शैक्षिक कार्यक्रम, खेल आदि के विकास में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये जावा है। फिर एक और भाषा लिख लेना, रूबी, RUBY, रूबी, ये भी 1995। और इसका जो विकास किया है यूकी हरो मैट्सुमोटो। ठीक है ना, और ये भी इंटरनेट आधारित प्रोग्रामिंग के लिए डेवलप की गई है रूबी। बस इतनी ही भाषा बहुत है अपने लिए। ठीक है ना, इसके अतिरिक्त और भाषाएं भी होती हैं, पाइथन है, विजुअल बेसिक है, जावा स्क्रिप्ट है, SQL है, PHP है अपने लिए, लेकिन इतने ही काम की है। ठीक है ना, तो देखो इन भाषाओं का जन्मदाता कौन है, और सबसे मैंने पहले बताया इनका उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। और जो अतिरिक्त देखो, और मैं भाषा के नाम बता दे रहा जो याद रखने के लिए काफी हो। पाइथन, केवल नाम नाम लिख रहे हैं कि ये भाई आपको पता हो कि ये कंप्यूटर लैंग्वेज है। पाइथन, विजुअल बेसिक, ये नई लैंग्वेज है विजुअल बेसिक, सी और हैश ऐसा करके। ये विजुअल बेसिक, जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, SQL ये तो पहले भी लिख चुके हैं, PHP, SWIFT, स्विफ्ट, OPL, ओपन पॉलिसी एजेंट लैंग्वेज ये कहलाती। OPL का फुल फॉर्म है ओपन पॉलिसी एजेंट लैंग्वेज। ठीक है ना, ये कुछ नई भाषाएं हैं, बाकी जो महत्वपूर्ण भाषाएं हैं सारी भाषाओं को अपन ने देख लिया है। ठीक है ना, तो देखो कंप्यूटर एल, इसका एक तो फुल फॉर्म आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब देखो ये एक भाषा है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसमें एक टेक्स्ट के अंदर दूसरा टेक्स्ट होता है, एक टेक्स्ट में दूसरा टेक्स्ट होता है, या एक टेक्स्ट से दूसरा टेक्स्ट किसी भी तरह से लिंक रहता है, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट कहा जाता है। ठीक है ना, इस भाषा का जो उपयोग है वो मुख्य रूप से वेब पेज या वेबसाइट बनाने में किया जाता है, वेब पेज या वेबसाइट बनाने में किया जाता है। वेब पेज या वेबसाइट बनाने में सबसे ज्यादा इसी HTML भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, और देखो ये भाषा सबसे पहले 1989 में आई थी, और इसको लाने वाला था टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, और देखो 1989 है, लेकिन अब तक इसके 5 वर्जन आ चुके हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ये क्या है, देखो वेब पेज और वेबसाइट ही डिजाइन होती है, सबसे ज्यादा HTML का उसी में उपयोग होता है। 5 इसके वर्जन आ चुके हैं, इसके
अपन को डिटेल में नहीं जाना कि ये कैसे क्या काम करती है, बस हमारे लिए इतना जानना है कि HTML एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इस हाइपरटेक्स्ट का मतलब ये है कि इसमें एक टेक्स्ट के अंदर दूसरा टेक्स्ट किसी भी तरह से लिंक रहता है, आपस में एक टेक्स्ट से दूसरा टेक्स्ट होता है या आपस में लिंक होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कोई टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट या हाइपर टेक्स्ट। वेब पेज या वेबसाइट डिजाइन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने इसको बनाया था पहली बार, और अब तक इसके 5 वर्जन आ चुके हैं। ठीक है, तो ये आपकी HTML लैंग्वेज हो गई। तो देखो लैंग्वेज में अपन को इतना ही देखना था। अब लैंग्वेज से ही रिलेटेड है, थोड़ा सा हमको फ्लो चार्ट को भी समझना है। फ्लो चार्ट क्या होता है,